हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 के बारे में पढ़ लिया था। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के बारे में पढ़ा था और डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जिन सिचुएशन में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था उनके बारे में पढ़ा था। और क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स के बारे में भी पढ़ा था कि इमरजेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले थे। और आज की वीडियो में हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपातकाल घोषित किया गया था, इमरजेंसी लागू की गई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे, उसके परिणाम क्या रहे थे। तो पिछली वीडियो की तरह ही मैं आपको पूरे पेज का कंक्लूजन निकाल करके बताता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे। आप फिर इसको बाद में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में दिया गया है कि जो भी इमरजेंसी लागू की गई थी उससे क्या हो गया था, वहाँ पर सरकार के विरुद्ध जो भी मूवमेंट चलाए जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे या स्ट्राइक की जा रही थी, उनको बैन कर दिया गया था, रोक दिया गया था। और जितने भी अपोजिट लीडर थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। और वहाँ पर बिल्कुल तनाव की और शांत, यानी कि बिल्कुल क्वाइट माहौल जो था वो बन गया था। यानी कि हर जगह टेंशन तो दिखाई दे रही थी, लेकिन सब कुछ शांत हो गया था। और इससे क्या हुआ था कि जो आपातकाल की स्थिति के दौरान होता है, सरकार ने अपनी पावर का यूज करते हुए एक प्रेस सेंसरशिप का नाम दे करके, वो जो हम आगे नीचे जो स्टेज दिया गया है उसमें पढ़ेंगे, प्रेस पर पूरी रोक लगा दी थी। प्रेस के पास एक राइट होता है कि वो आज़ादी के साथ अपनी न्यूज़ छाप सकता है, लेकिन सरकार ने एक प्रेस सेंसरशिप कानून बना करके वो थोप दिया था, ज़बरदस्ती थोप दिया था। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बताऊंगा आपको बाद में। तो उसमें क्या कहा गया था कि भाई प्रेस जो है ना, कोई भी न्यूज़ छापेगी तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी को प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहले भी पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ प्रेस सेंसरशिप या व्हाट वाज प्रेस सेंसरशिप, कि प्रेस सेंसरशिप क्या थी। तो इसमें क्या था कि जो आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, उस टाइम पर प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उस पर रोक लगा दी जाती है। प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी न्यूज़ को पब्लिश नहीं कर सकती, उसको पब्लिश करने से पहले उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी धार्मिक संगठन थे, जैसे आरएसएस था या जमाते ए इस्लामी, ये जो धार्मिक समूह थे, उनको भी, उन पर भी रोक लगा दी गई थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि किसी भी तरह का धर्म के आधार पर कोई विरोध ना हो, या सांप्रदायिक आधार पर कोई गड़बड़ी ना हो, सांप्रदायिक आधार पर कोई भी अनहोनी या कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। तो इसलिए जितने भी धार्मिक संघ थे, ग्रुप थे, उन पर भी रोक लगा दी गई थी। और किसी को भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की, स्ट्राइक करने की या फिर फास्ट करने की, यानी कि धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल वगैरह कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी। और ये सब इमरजेंसी के प्रोविजंस के तहत किया गया था। और इसमें ये भी दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, उनको भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा क्या दिया गया है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, कि किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकारों की रिस्टोरिंग के लिए, बहाली के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सरकार ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक चीज़ और लागू कर दी थी, प्रिवेंटिव
डिटेंसिव। इसका मतलब क्या था, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निवारक नज़रबंदी। तो ये निवारक नज़रबंदी जो है इसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इस प्रोविज़न के तहत क्या था, किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था। चाहे कोई रास्ते से जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें क्या था कि इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि सरकार शक के आधार पर भी किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकती है। और सरकार का कहना ये था कि कोई भी आदमी जिसको ये लगेगा कि भाई ये अपराध कर सकता है, उसने अपराध किया नहीं है, अपराध कर सकता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम दिया जाता है या निवारक नज़रबंदी का नाम दिया जाता है। और इसके तहत यही होता है कि भाई किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस प्रोविज़न के तहत सरकार ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो भी सरकार के अपोजिट दिखाई दिए उसी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब जिसको बेवजह जेल में डाला गया है, अब वो लोग तो कार्रवाई करेंगे ही, तो उन्होंने अपनी उस गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करनी शुरू की और अपने लिए जो भी उन्होंने मांग की थी उसके लिए वो कोर्ट गए। कोर्ट में जैसे ही केस गया तो जो बहुत सारे जो हाई कोर्ट थे उन्होंने तो इसको बिल्कुल गलत ठहरा दिया कि भाई इस तरह से किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन 1976 में, अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सही ठहरा दिया। उच्च न्यायालय ने जिसका विरोध किया था ना कि भाई ऐसे किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई सरकार जो कुछ कर रही है ना वो बिल्कुल सही कर रही है। ठीक है, वो अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो ये कोई गलत नहीं है। इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा करना कोई गलत बात ही नहीं है। और यहाँ तक भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो नागरिकों से, सिटीजन से उनके लाइफ का और लिबर्टी का जो राइट है उसको भी ले सकती है। यानी कि उनके जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको भी वो छीन सकती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको पूरी तरह से क्या मान लिया गया था, निराधार मान लिया गया था। और इसमें यह दिया गया है नीचे लाइन में कि दिस जजमेंट क्लोज द डोर ऑफ जुडिशरी फॉर द सिटीजन। अब नागरिकों के लिए न्यायपालिका का या कोर्ट जाने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि अब कोई भी आदमी कोर्ट नहीं जा सकता अपने इस अधिकार को लेने के लिए, या सरकार जिनको बेवजह गिरफ्तार कर रही थी उसकी अपील वो किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते थे। उसके बाद दिया गया है, आगे दिया गया है कि इस इमरजेंसी में भी फिर भी लोग कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था किसी न किसी तरीके से। तो लोग ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं मानने वाले थे। बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर ऐसे रह गए थे जिनको फर्स्ट वेव में यानी कि पहली लहर में गिरफ्तार नहीं किया गया था और वो अंडरग्राउंड हो गए थे, बच गए थे, मतलब गिरफ्तार होने से बच गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही सरकार के विरोधी थे। तो उन्होंने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जिन्होंने प्रेस सेंसरशिप जो कानून बनाया था सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, इन दोनों अखबारों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। सेंसरशिप जो प्रोविज़न दिया था सरकार ने उसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया था, उसका विरोध किया था। और उन्होंने क्या किया, जितनी भी न्यूज़ थी ना वो छापनी थी, और जिन पर रोक लगानी थी उनके लिए वो ब्लैंक कॉलम छोड़ देते थे कि भाई ये न्यूज़ छापने के लिए सरकार ने मना किया है। तो वो जितनी भी न्यूज़ थी ना बाकी न्यूज़ छाप देते थे, लेकिन बाकी की न्यूज़ जिसको सरकार ने ये कहा था ना कि भाई सरकार की परमिशन लेने से पहले वो कोई भी न्यूज़ छाप नहीं सकते। तो
जो न्यूज़ उनको ये लगता था कि भाई ये हम नहीं छाप सकते, तो उसके लिए वो ब्लैंक पेपर छोड़ देते थे या ब्लैंक कॉलम छोड़ देते थे। उसके बाद कुछ मैगजीन थी, जैसे सेमिनार थी, मेन स्ट्रीम, तो इन्होंने भी सेंसरशिप का जो रूल बनाया गया था उसको मानने से इनकार कर दिया था। कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा था, और कुछ अंडरग्राउंड न्यूज़ न्यूज़ लेटर्स थे, लीफलेट्स थे, वो भी पब्लिश किए गए थे बाईपास सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप का विरोध करते हुए या सेंसरशिप को एक साइड रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने विचारों को व्यक्त करना या जो न्यूज़ लेटर्स थे और लीफलेट्स थे उनको छापना शुरू कर दिया था। उसके बाद था, कन्नड़ राइटर थे शिवरामा करनाथ, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, और एक हिंदी राइटर थे जिनको जिनको ये अवार्ड मिला था, हिंदी राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था। पद्म भूषण तो मिला था शिवरामा करनाथ ने, और ये कन्नड़ लैंग्वेज से थे, और फणीश्वर नाथ रेणु ये हिंदी के राइटर थे, इनको पद्म श्री मिला था। तो इन्होंने क्या किया था, अपने अवार्ड्स को वापस कर दिया था, यानी कि पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड जो इन्होंने मिला था, तो उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में अपने अवार्ड्स वापस लौटा दिए थे। बाय एंड लार्ज दो सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफाइन एंड रेजिस्टेंस वर रेयर, तो ऐसा बहुत से कम लोगों ने किया था, यानी कि इस तरह से सरकार का विरोध बहुत से कम लोगों ने किया था। उसके बाद दिया है कि जो पार्लियामेंट थी उन्होंने फिर क्या किया, आगे आगे जो लास्ट स्टेंजा दिया गया है इसमें वो दिया गया है, कुछ बदलाव लाए गए संविधान में। इस इमरजेंसी के दौरान कुछ अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो अमेंडमेंट क्या थे, वो अब इसमें क्या था कि जब इमरजेंसी लागू की गई थी, तो उससे पहले हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, इलेक्शन था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। उस पर एक याचिका लगाई गई थी, तो वो ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को शामिल किया था, यानी कि अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यूज किया था। तो उसके लिए क्या था कि कोर्ट में केस डाल रखा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि केवल इंदिरा गांधी की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, एक रूल बना दिया कि देश में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव को कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता, या इनको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, चाहे वो फेयर है चाहे अनफेयर है। कहने का मतलब उनके चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, अनफेयर घोषित नहीं किया जा सकता। तो इससे तो इंदिरा गांधी को क्लीन चिट मिल गई कि भाई उसका इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके इलेक्शन को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था कि उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यूज किया है। तो अब इस कानून से क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के तहत ये कह दिया गया कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, उनको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। और फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ था इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान ही 42nd अमेंडमेंट किया गया था, और इस अमेंडमेंट के तहत कई बदलाव किए गए थे। और इसमें एक बदलाव जो किया गया था मेन, वो क्या किया गया था कि सरकार का जो टेन्योर था, वो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि भाई 5 साल के टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है, इमरजेंसी के दौरान 5 की बजाय 6 साल में किया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, उस टाइम पर जो इमरजेंसी लागू की गई थी, गवर्नमेंट को 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था।
और 1971 में जो ये सारा जो कब हुआ था 1971 में। और अब जो चुनाव था वो 1976 में होना था, क्योंकि 1971 में चुनाव हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, तो एक साल उसको एक्सटेंड किया जा सकता था। तो 1976 में चुनाव होने थे, क्योंकि 1971 से लेकर के 1976 तक तो पूरा टाइम पीरियड होता था। तो उस टाइम के बाद कहने का मतलब ये है कि जो इमरजेंसी लागू की गई उससे गवर्नमेंट को एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अब चुनाव 5 की बजाय 6 साल के बाद ही करवाए जा सकते थे। ये प्रोविज़न 42nd अमेंडमेंट के तहत ही कर दिया गया। अब इसमें जो कॉलम में दिया गया है साइड में, सा कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इसके बारे में पढ़ते हैं हम ही, क्योंकि इसको तो किया जा सकता है। बाकी जो ये दूसरा पॉइंट दिया गया, दूसरा जो टॉपिक दिया गया है, ये लंबा चला जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम सा कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बारे में पढ़ेंगे। 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, क्योंकि ये इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी की जो इमेज थी वो डाउन चली गई थी और सरकार चेंज होनी ही थी। तो 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट अपॉइंट हुई। वहाँ पर एक कमीशन बनाया गया। किस चीज़ के लिए? केवल जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसकी जांच करने के लिए ये कमीशन लागू किया गया या कमीशन बनाया गया। और कमीशन के जो हेड थे वो थे जस्टिस जेसी शाह। ये शाह कमीशन, और इसीलिए इसका नाम शाह कमीशन रखा गया था। तो शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी, शाह जांच आयोग, इसके जो हेड थे वो कौन थे? जेसी शाह। कब बनाया गया था? 1977 में। किसके द्वारा? जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जेसी शाह कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड जज थे। तो इन्होंने क्या करना था? बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे उनको देखना था, बहुत सारे पहलुओं को देखना था, जिसमें कि भाई जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसमें लोगों के साथ जो दुरुपयोग किया गया था, लोगों के साथ जो दुराचार किया गया था, अत्याचार किया गया था, उनको देखना था। ठीक है। लोगों के साथ ही जो एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस एंड मल प्रैक्टिसेस कमिटेड एंड टेकन एक्शन टेकन इन द वेक ऑफ द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड। तो इस तरीके से कि भाई 25 जून 1975 के दौरान जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसके दौरान लोगों के साथ जो अत्याचार दुर्व्यवहार हुए थे उनकी जांच करना था। तो अब कमीशन ने क्या किया? इन चीज़ों की तो जांच की ही, साथ में कुछ एविडेंसेस भी निकाले, सबूत भी निकाले और गवाह भी इकट्ठे किए कि भाई तभी तो इस चीज़ की जांच हो पाएगी, इसी चीज़ को एग्जामिन किया जाएगा जब सारे सबूत और गवाह मिल जाएंगे। तो विटनेसेस और टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए और एविडेंसेस इकट्ठे किए, और इसके लिए इंदिरा गांधी को भी एक विटनेस के रूप में कमीशन द्वारा बुलाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया था। तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने अपनी इंटरिम रिपोर्ट लागू की गई, उनके द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार की। और जो तीसरी और अंतिम रिपोर्ट थी उसमें जितनी भी रिकमेंडेशन contained in the two interim reports and third and final report of the Shah Commission, the reports were also tabled in the two houses of parliament। यानी कि सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट के सामने रख दी गई थी। यानी कि पार्लियामेंट में भी उसका मुद्दा उठाया गया था। तो यहाँ तक का मैटर आप दोबारा से
वीडियो देखने के बाद लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसमें से मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे या फिर नोट्स के रूप में इस मैटर को तैयारी कर लेंगे। थैंक यू।